आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा है स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं पंकज कुमार ज्ञान आरोह के इस मुक्त मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने जो ध्वनि संरचना है, जो वर्ण संरचना है, जो वर्णमाला थी वो हम लोगों ने देख ली। कल मैं देख रहा था तो वहाँ मुझे लगा कि ये जो संयुक्त ध्वनियाँ हैं, संपृक्त ध्वनियाँ हैं और युग्मक जो ध्वनियाँ हैं, ध्वनि के जो कुछ भाग हैं वो छूट जा रहे हैं, जिनके ऊपर चर्चा करना ज़रूरी है। जहाँ से कई सारे जो एग्ज़ाम हुए हैं, वहाँ पे प्रश्न पूछे जा रहे थे। मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसी परीक्षाएँ हुई हैं, जहाँ पे सीधे-सीधे प्रश्न आया है कि 4 विकल्प दिया है और पूछा इसमें से कौन-सी संपृक्त ध्वनि है और कौन-सी संयुक्त ध्वनि है, कौन-सी युग्मक ध्वनि है। इस तरह के प्रश्न पूछे गए। मुझे लगा कि इसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए। तो आज हम लोग यही जो ध्वनियों के जो भाग हैं, संयुक्त ध्वनियाँ, संपृक्त ध्वनियाँ और युग्मक ध्वनियाँ, इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। तो हम लोगों ने देखा था कि जो हिंदी वर्णमाला में जो वर्णों की कुल संख्या है वो 52 है। 52 कैसे कैसे है ये सब हम लोगों ने देख लिया था, जिसमें 11 स्वर हैं, 11 स्वर, 2 अयोग व अयोगवाह। अयोगवाह क्या होते हैं इसके ऊपर हम लोगों ने चर्चा कर ली है पूर्व में ही। और 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं इसके ऊपर भी हम लोगों ने चर्चा कर ली है। 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, अंतस्थ ध्वनियां क्या होती हैं, इसके ऊपर भी हम लोगों ने चर्चा कर ली है। 4 ऊष्म ध्वनियां पाई जाती हैं, ऊष्म व्यंजन पाए जाते हैं। ऊष्म ध्वनियां, ऊष्म व्यंजन के ऊपर भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। 4 संयुक्त ध्वनियां पाई जाती हैं, संयुक्त व्यंजन पाए जाते हैं, संयुक्त ध्वनियां पाई जाती हैं। और 2 उत्क्षिप्त ध्वनियां पाई जाती हैं, जिसे हम द्विगुण कहते हैं। उत्क्षिप्त, जिसे हम द्विगुण कहते हैं, उत्क्षिप्त कहते हैं या ताड़न जात कहते हैं। ये हम लोगों ने चर्चा कर ली है। अब कुल कितने वर्ड हो गए? 11 2 13 और 25 38, 38 4 42, 42 4 46, 46 4 50, 50 2 52। कुल हिंदी में कुल कितने वर्ड हैं? 52। ये सारी चीजें हम लोगों ने चर्चा कर ली है, देख ली है। आज हम लोगों को क्या देखना है? देखना हम लोगों को है जो ध्वनि के जो कुछ और भाग जो छूट रहे थे, उसके ऊपर हम लोगों को चर्चा करनी है। कैसे? सबसे पहले संयुक्त और युग्मक और संपृक्त ध्वनियां, ये सारी चीजें हम लोगों को आज देखनी है। जब हम लोग वर्णमाला पढ़ रहे थे, ध्वनि संरचना, वहां पे मैंने 2 बातों का जिक्र किया था। अगर आप लोगों को याद हो तो फिर वहां पहुंचिएगा। मैंने जिक्र किया था व्यंजन संयोग का, व्यंजन संयोग। एक और मैंने जिक्र किया था स्वर योग या स्वर भक्ति या स्वरागम। इसका मैंने जिक्र किया था वहां पे कि स्वर भक्ति क्या होता है, क्या होती है, स्वरागम क्या होता है और व्यंजन संयोग क्या है। इन सारी चीजों के ऊपर हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। एक बार फिर से देख लेते हैं ताकि ये चीजें हम लोगों को बड़े आसानी से समझ में आ जाए। ये समझने के लिए हमें ये देखना जरूरी है। तो हम लोगों ने देखा था व्यंजन संयोग किसे कहते हैं। हम लोग देखा था कि जब 2 व्यंजन एक साथ संयुक्त हो जाएंगे, 2 व्यंजन एक साथ लिखे जाएंगे, 2 व्यंजन एक साथ आ जाएंगे, उन्हीं को हम लोग क्या कह रहे थे? व्यंजन संयोग कह रहे थे। जैसे हमने यहाँ स्पर्श लिखा है, मैंने स्पर्श में क्या है? 2 व्यंजन एक साथ लिखे गए। जब इनका वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? सहलन धन पहलन धन ए। तो हम लोग क्या पा रहे हैं? ये जो 2 व्यंजन है, दो ये जो अर्ध 2 व्यंजन ध्वनियां हैं, दोनों एक साथ आ रही हैं, इनके बीच स्वर नहीं आ रहा है। तो जब 2 व्यंजन ध्वनियां एक साथ आ जाती हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? व्यंजन संयोग कहते हैं। जब 2 व्यंजन ध्वनियां एक साथ आ जाएंगी उसी को हम लोग व्यंजन संयोग कहते हैं। जब मैंने लिखा स्पर्श, यही जो आधा जो हलंत वाला जो स है, जो अर्ध व्यंजन है, जब इसी को पूरा करने के लिए, इसके उच्चारण को और सरल बनाने के लिए हम इसमें स्वर का मेल करा देंगे, स्वर का योग करा देंगे, तो ये कैसे लिखा जाएगा? स्पर्श। इसको हम क्या लिखेंगे? स्पर्श लिखेंगे। अगर इसी स्पर्श में जो स्पर्श लिखा है, जिसमें स हलंत है, आधा स है, स्वर रहित है, उसमें हम स्वर को मिला देंगे तो एक नए शब्द बनेगा, उसको क्या कहेंगे? स्पर्श कहेंगे। हरियाणा में चले जाएंगे, उधर में जो लोग होते हैं, मेरे कई सारे मित्र हैं,
वहां पे इस तरह का उच्चारण होता है। वहां पे ये जो अर्ध व्यंजन है इसका उच्चारण करने में बहुत समस्या आती है उनको, तो वहां पे वो लोग स्पर्श को सपर्श, स्कूल को सकूल बोलते हैं, इस तरह से वहां उच्चारण किया जाता है। तो वो लोग अनावश्यक रूप में स्वर योग करा देते हैं, स्वर भक्त करा देते हैं। यही जब हम किसी अर्ध व्यंजन में स्वर का योग करा देंगे, उसी को, वही जो प्रक्रिया होगी उसी को हम क्या कहते हैं, स्वर योग कहते हैं, या स्वर भक्ति कहते हैं, या स्वरागम कहते हैं। उससे जो नया शब्द बनेगा उसको हम क्या कहते हैं, अर्ध तत्सम कहते हैं। ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली है। अब चर्चा हमें करनी है संयुक्त ध्वनियां क्या होती हैं और संपृक्त ध्वनियां क्या होती हैं, युग्मक ध्वनियां क्या होती हैं। इन दोनों को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये जो दो लिखे गए हैं संयुक्त और संपृक्त, इन दोनों को साथ लेके हम लोग चलेंगे, तब समझने में आसानी होगी। ये जो तीसरा है युग्मक, इसे हम बाद में समझ लेंगे। इन दोनों को समझने के बाद पहले हम लोग इन दोनों को समझ लेते हैं, संयुक्त ध्वनियां क्या होती हैं और संपृक्त ध्वनियां क्या होती हैं। हम लोगों ने देख लिया कि जब दो व्यंजन एक साथ आ जाएंगे तो उन्हीं को हम लोग क्या कहेंगे, व्यंजन संयोग कहेंगे। ऐसे ही जब दो व्यंजन एक साथ आएंगे, उसी व्यंजन संयोग को जब हम विभाजन करेंगे, उनको तीन नाम दिया गया है, संयुक्त ध्वनियां, संपृक्त ध्वनियां और युग्मक ध्वनियां। तो मैं कुछ शब्द लिख रहा हूं, उसके आधार पे हम लोग चर्चा कर लेंगे, समझ लेंगे संयुक्त ध्वनियां क्या होती हैं, संपृक्त ध्वनियां क्या होती है। मैंने लिखा सत्य, मैंने लिखा प्राण, मैंने लिखा प्रण, मैंने लिखा कर्म, धर्म, क्लांत, प्रारंभ, धर्म, सत्य, कर्म, अर्थ। ये मैंने कुछ शब्द लिखे हैं, इसी के आधार पे हम लोग समझ लेंगे कि ये कौन सी ध्वनियां हैं। तो सबसे पहले हम लोग सत्य ले लेते हैं। सत्य, सत्य, इसका उच्चारण करिए, सत्य। सबसे जो महत्वपूर्ण बात है और जो सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें समझनी है, हम लोगों को जाननी है कि जो ये अर्ध व्यंजन है, दोनों में संयुक्त व्यंजन, संयुक्त ध्वनियां जो है, संपृक्त ध्वनियां है, उसमें दोनों में अर्ध व्यंजन आएंगे। इसी अर्ध व्यंजन को केंद्र में रख के हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जो ये अर्ध व्यंजन है सत्य, जो तय आ रहा है, इसका उच्चारण करने से पहले हमें जोर किसके ऊपर पड़ रहा है, किस वर्ण के ऊपर जोर दिया जा रहा है। उच्चारण करिए, सत्य, सत्य, सत्य। हम क्या पा रहे हैं, जब हम सत्य का उच्चारण कर रहे हैं तो अगर आप स्पष्ट रूप से उच्चारण करेंगे तो बड़े आसानी से समझ जाएंगे कि सत्य। जब हम सत्य का उच्चारण कर रहे हैं तो जो ये हलंत वाला जो व्यंजन है, जो आधा व्यंजन तय है, उसके पहले जो वर्ण आ रहा है स, सत्य, स पे बलघात हो रहा है। बलघात, हम किसी एक वर्ण पे अगर हम ज्यादा जोर देते हैं, कुछ समय के लिए उस पर रुकते हैं उच्चारण की स्पष्टता के लिए, अर्थ की स्पष्टता के लिए, तो उसी को बलघात कहते हैं। तो हम बलघात किस पे हो रहा है, स पे बलघात हो रहा है, सत्य। तो ये जो अर्ध व्यंजन है, अर्ध व्यंजन के पहले जो वर्ण आया है उसके ऊपर बलघात हो रहा है। अब दूसरा जो हम वर्ण ले लेते हैं, एक वर्ण लेते हैं प्रण, प्रण, प्रण का उच्चारण करिए। सिर्फ बलघात से समझना है कि जो अर्ध व्यंजन आया है, अर्ध व्यंजन आया, उसका उच्चारण उसके पहले वाले पे बल लग रहा है या फिर अर्ध व्यंजन के बाद वाले पे बलाघात हो रहा है, या अर्ध व्यंजन के पहले वाले पे बलाघात हो रहा है। इसी से इन दोनों का अर्थ आप समझ जाएंगे कि कौन सी ध्वनियां संपृक्त ध्वनियां कहलाएंगी, कौन सी संयुक्त ध्वनियां कहलाएंगी। अपने आप लोग निकाल लेंगे, कहीं पे भी कुछ भी रटने की समस्या नहीं हुई, कोई डाउट नहीं रहेगा। हम लोगों ने सत्य में देखा स पे बल पड़ा था। प्रण का उच्चारण करिए, प्रण। जब मैं चर्चा कर रहा था अर्ध व्यंजन लिखने का, उसमें मैं बताया था, आप लोगों से चर्चा किया था कि जो ऊपर वाले जो वर्ण होंगे वो हमेशा क्या होंगे, अधूरे होंगे। नीचे वाला जो वर्ण होगा वो हमेशा क्या होगा, पूरा होगा। पूरा से तात्पर्य वो स्वर सहित होगा। लेकिन जितने भी जो वर्ण हैं जो ऊपर आएंगे, जो टंगे हुए रहेंगे, क्योंकि उनकी एक टंगड़ी नहीं होगी, वो लंगड़े हो गए होंगे, इसीलिए जो लंगड़े हो जाएंगे वो क्या करेंगे, ये लंगड़े हो गए हैं इसीलिए इन्हें दूसरे के कंधे की सहारा चाहिए, इसलिए दूसरे के कंधे पे ये चढ़े हुए हैं। तो ये जो चढ़े हुए रहेंगे, जो ऊपर रहेंगे, वो क्या कहलाएंगे, वो आधे व्यंजन कहलाएंगे, अर्ध व्यंजन कहलाएंगे। चाहे इसमें
जो भी ऊपर वाले आएंगे वो क्या होंगे, अर्ध व्यंजन हमेशा कहलाएंगे। ये भी जो इसमें प ऊपर आ रहा है, प क्या रहेगा, इसमें प अर्ध व्यंजन है और र क्या है, र पूरा व्यंजन है, र स्वर के साथ है। अब इसका उच्चारण करिए, प्रण, प्रण, प्रण। जब प्रण का उच्चारण कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, आप पा रहे हैं कि जो ये प है, प हलंत र, जो ये र स्वर सहित है, हम पा रहे हैं प्रण। जैसे ये जो हलंत रही, हलंत सहित जो प है, प का उच्चारण कर रहे हैं, जैसे प उच्चारण के लिए हमारे ओठ बंद हो रहे हैं, बंद होने के साथ साथ ही ये तैयार हो जा रहे हैं र के उच्चारण के लिए। इस पे नहीं रुक रहे हैं, इस पे समय ही नहीं लग रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ जो अर्ध व्यंजन है उसके पहले वाले वर्ण पे हम लोग ज्यादा समय दे रहे हैं, बलाघात हो रहा है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ जो अर्ध व्यंजन है इसके ऊपर हम लोग समय ही नहीं दे रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं। प जैसे ओठ सट रहे हैं प के लिए, प ध्वनि पूरी भी नहीं हो रही है, उसके साथ ही र का उच्चारण प्रारंभ हो जा रहा है। हम लोग प्रण और र पे ज्यादा समय दे रहे हैं, रुक रहे हैं। बलाघात किस पे हो रहा है, जो ये अर्ध व्यंजन आया है, अर्ध व्यंजन के जो बाद वाला जो वर्ण है, जो व्यंजन है, जो ध्वनि है र, उसके ऊपर बलाघात हो रहा है। उच्चारण करिए, प्रण, 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 र के ऊपर बलाघात हो रहा है। जब उच्चारण करेंगे तो पाएंगे कि र के ऊपर बलाघात है, और यहाँ पे उच्चारण करेंगे तो फिर पाएंगे स के ऊपर बलाघात है। इसमें क्या है, इसमें आप देख रहे हैं कि जो अर्ध व्यंजन है जो आया है उसके पहले वाले वर्ण के ऊपर बलाघात हो रहा है, बल दिया जा रहा है, रुका जा रहा है। और इसमें जो अर्ध व्यंजन आया उसके बाद वाले वर्ण के ऊपर जोर दिया जा रहा है, बल दिया जा रहा है। इतना सा ही अंतर है किसमें, संयुक्त व्यंजन और संपृक्त व्यंजन ध्वनियों में। अब क्या है, जो अर्ध व्यंजन जो आया है, अर्ध व्यंजन के बाद जब उच्चारण किया जा रहा है, अगर अर्ध व्यंजन के बाद वाले जो वर्ण है, जो ध्वनि है, उस पर जोर दिया जाएगा तो वो कौन सी ध्वनि कहलाएगी, वो संयुक्त ध्वनि कहलाएगी। समझ में आ रहा है? मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आप लोग उच्चारण स्पष्ट करेंगे। इसीलिए मैं कह रहा था कि अगर आप लोगों ने वर्ण विचार ढंग से समझ लिया, इसीलिए मैंने वर्ण विचार के ऊपर समय भी दिया था। अगर वर्ण विचार अच्छे से समझ लिया, आप लोगों ने सीख लिया, बिना रटे समझ लिया उसको, तो आगे का जो वर्णमाला का जो भाग, आगे की जो व्याकरण के जो भाग हैं, वो समझने में आप लोगों को बहुत आसानी होगी, बहुत सरलता होगी, सहज हो जाएगा आगे का जो व्याकरण पूरे का पूरा। तो यहाँ पे जब उच्चारण कर रहे हैं तो पा रहे हैं कि जो प जो आया है अर्ध व्यंजन, उसके बाद जो र आया है उसके ऊपर बल दिया जा रहा है, प्रण, प्रण, र के ऊपर बलाघात हो रहा है। तो इसलिए अगर अर्ध व्यंजन के बाद वाले वर्ण के ऊपर बलाघात होगा तो फिर वो कौन सी ध्वनि कहलाएगी, संयुक्त ध्वनि कहलाएगी। और अर्ध व्यंजन के पहले वाले वर्ण पे अगर बलाघात होता है तो फिर क्या होगी, वो कौन सी ध्वनि कहलाएगी, संपृक्त ध्वनि कहलाएगी। मुझे लगता है समझ में तो आ रहा होगा, उम्मीद तो पूरी है, क्योंकि इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है। अपने मित्र से भी मैंने इस पे, जो व्याकरण के बहुत अच्छे जानकार हैं, उनसे भी मैंने इस पे चर्चा की है, तब जाके हम लोगों ने इस पे एक अच्छी मतलब समझ विकसित की, कैसे इसको समझा जा सकता है, कैसे समझाया जा सकता है। तो मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा। मैं कह रहा हूं कि जो अर्ध व्यंजन है, अर्ध व्यंजन के पहले वाले अगर वर्ण के ऊपर जोर दिया जाएगा तो वो संपृक्त ध्वनि कहलाएगी। अगर अर्ध व्यंजन के बाद वाले वर्ण के ऊपर जोर दिया जाएगा तो वो संयुक्त ध्वनि कहलाएगी। अब आप लोग खुद ये जो मैंने वर्ण, जो शब्द लिखे हैं, इन शब्दों का उच्चारण करके स्पष्ट कर लीजिए। पाएंगे कि किसमें, आप देख सकते हैं कि किसमें संयुक्त ध्वनियां हैं और किसमें संपृक्त ध्वनियां प्रयुक्त हुई हैं। आप पहला ले लेते हैं, क्लांत। क्लांत, क्लांत में बताइए आप लोग करके कि क्लांत में कौन सी ध्वनि होगी, संपृक्त ध्वनि कहलाएगी या फिर संयुक्त ध्वनि कहलाएगी। क्लांत, जब क्लांत का उच्चारण कर रहे हैं, क्लांत करिए। क्लांत का जब हम उच्चारण करेंगे तो क्या पा रहे हैं हम लोग, ये जो पहली जो अर्ध ध्वनि है क के ऊपर नहीं जोर दे रहे हैं हम लोग। जोर किस पे दे रहे हैं हम लोग, क्लांत, क के ऊपर जोर नहीं पड़ रहा है, क के ऊपर बलाघात नहीं, और बलाघात किसके ऊपर हो रहा है, ल जो है, जो अर्ध व्यंजन है, उसके बाद वाला जो वर्ण है, जो ध्वनि है, उसके ऊपर बल हो रहा है। तो इसमें हम क्या पाएंगे, चूंकि
अर्ध व्यंजन के बाद वाले ध्वनि के ऊपर बलाघात हो रहा है, इसलिए इसमें क्या है, संयुक्त ध्वनि है। लेकिन एक और समस्या है, अगर बिना अंडरलाइन किए परीक्षा में पूछ दिया कि इसमें कौन सी ध्वनि है, तो ये प्रश्न गलत हो जाएगा। अगर इसमें पूछता है कि इसमें कौन सी ध्वनि है और इसमें कौन सी ध्वनि है, तो एक ही में दोनों ध्वनियों का प्रयोग हुआ है, क्लांत, क्लांत। अब ये जो दो अर्ध व्यंजन है न, यहाँ पे जो आधा न है क्लांत, उच्चारण करिए क्लांत। तो इसमें क्या हो रहा है, जो ये आधा न है, न के पहले वाले जो ध्वनि है ल के ऊपर बल दिया जा रहा है, बलाघात किया जा रहा है। तो अगर इसको हम आधार बनाएंगे तो इसमें कौन सी ध्वनि होगी, संपृक्त ध्वनि होगी। क्यों होगी, क्योंकि जो अर्ध व्यंजन है, अगर अर्ध व्यंजन के पहले वाले व्यंजन के ऊपर हम बल देंगे, जोर देंगे, बलाघात करेंगे, तो वो ध्वनि क्या कहलाएगी, संपृक्त ध्वनि कहलाएगी। और यदि अर्ध व्यंजन के बाद वाले ध्वनि के ऊपर, व्यंजन के ऊपर हम बलाघात करेंगे, जोर देंगे, तो वो ध्वनि क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी, संयुक्त ध्वनि कहलाएगी। उसी तरह से आप लोग इसका भी प्रयोग करिएगा और बताइएगा। अब आ जाते हैं सत्य, इसका हम लोगों ने कर लिया कर्म, कर्म उच्चारण करिए, कर्म, क्या पा रहे हैं, कर्म। ये जो र है, र आधा है, हमने बताया था कि जो ऊपर वाले जो वर्ण होंगे वो आधे होंगे हमेशा, तो र आधा है, र के पहले कौन सा वर्ण आ रहा है, क, हम उच्चारण कर रहे हैं क्या, कर्म। बलाघात किस पे हो रहा है, जोर हम किस पे दे रहे हैं, क के ऊपर दे रहे हैं, तो ये आधा जो र है इसके पहले वाले वर्ण के ऊपर हम जोर दे रहे हैं, बल दे रहे हैं। तो मैंने बताया कि अगर हम अर्ध व्यंजन के पहले वाले वर्ण पे हम जोर देंगे, बलाघात करेंगे, तो वो कौन सी ध्वनि कहलाएगी, वो संपृक्त ध्वनि कहलाएगी। उसी तरह से धर्म और अर्थ, इन सारी चीजों में भी कौन सी ध्वनि प्रयुक्त हुई है, उच्चारण करिए, उच्चारण करके देखिए, धर्म और अर्थ में कौन सी ध्वनि प्रयुक्त हुई है, तो संपृक्त ध्वनि प्रयुक्त हुई है। कुछ समझ में आया, उम्मीद है समझ में आया होगा, इतना मुझे पूरा विश्वास है। अब आ जाते हैं, एक और ले लेते हैं, पंकज, 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 पंकज में कौन सी ध्वनि प्रयुक्त हुई है, पूछ दे अगर कि पंकज जो शब्द है इसमें कौन सी ध्वनि प्रयुक्त हुई है, कुछ करना ही नहीं है, बस मैं कह रहा हूं उच्चारण पे ध्यान रखिएगा आप लोग, ना रटना है ना कुछ, जितने चाहे शब्द ऐसे आ जाए सामने, आप आंख एक बार उस पर नजर फेरेंगे और अपने आप समझ में आ जाएगा कि इसमें कौन सी ध्वनि है, संयुक्त ध्वनि है या संपृक्त ध्वनि है। पंकज, पंकज, जब आप पंकज का उच्चारण कर रहे हैं तो पा क्या रहे हैं, प के ऊपर जोर दे रहे हैं। मैं बताया था ऊपर वाले हमेशा आधे होते हैं, तो यहाँ पे जो अनुस्वार है वो भी क्या आधे अनुस्वार का प्रयोग हुआ है, तो आधे अनुस्वार के पहले वाले वर्ण पे हम जोर दे रहे हैं, पंकज। तो जब हम अर्ध व्यंजन के पहले वाले वर्ण के ऊपर जोर देंगे तो वो कौन सी ध्वनि कहलाएगी, जो अर्ध व्यंजन है, अर्ध व्यंजन के पहले वाले वर्ण के ऊपर हम जोर देंगे तो वो कौन सी ध्वनि कहलाएगी, जैसे मैंने अभी चर्चा किया था सत्य और प्राण, ये मैंने चर्चा किया था ना, प्रण। तो हम लोगों ने देखा था कि जो ये सत्य है, ये जो प्रण है, प्रण, प्रण, प्र, अर्ध व्यंजन के बाद वाले पे जोर पड़ रहा था, तो जो अर्ध व्यंजन के बाद वाले पे जब जोर पड़ रहा था तो वो कौन सी ध्वनि कहला रही थी, वो संयुक्त ध्वनि कहला रही थी, उसे हम संयुक्त ध्वनियां कहते थे। और जो अर्ध व्यंजन के पहले वाले जो वर्ण हैं उस पे जब जोर पड़ रहा था तो उसको हम क्या कह रहे थे, संपृक्त ध्वनियां कह रहे थे। उसी तरह से जब हम पंकज पे आ रहे हैं तो पंकज में क्या पा रहे हैं, पंकज, पे जोर पड़ रहा है, तो अर्ध व्यंजन के पहले वाले वर्ण पे जोर पड़ रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये इसमें पंकज में कौन सी ध्वनि है, संपृक्त ध्वनि है। ऐसे ही कहीं प्रश्न पूछ दे, चलिए इस पे मैं अभ्यास करा दूंगा। अब आ जाते हैं चौथी जो ध्वनि है, तीसरी जो ध्वनि है, सॉरी, युग्मक, युग्मक, युग्मक ध्वनियां, ये दोनों मुझे लगता है आप लोगों ने अच्छी तरह से समझ लिया। अब हमें क्या समझना है, युग्मक, युग्मक ध्वनियां, इसी क्या कहते हैं, द्वित कहते हैं, द्वित। ये बहुत आसान है, इन दोनों में समस्या थी, उलझन थी, इसलिए मैंने उस पर समय लिया। ये बहुत आसान है, इसको समझना बहुत ही आसान है। इसमें युग्मक में क्या होता है कि जो एक हम व्यंजन संयोग देख रहे हैं, जब दो व्यंजन एक साथ आ जाएंगे, उन्हीं का जो विभाजन है, जो नामकरण है, वही हम लोग देख रहे हैं। तो व्यंजन संयोग, दो व्यंजन जब एक साथ आ जाएंगे उसी को हम व्यंजन संयोग कहेंगे। लेकिन युग्मक में क्या होता है, एक ही व्यंजन दो बार आ जाते हैं, द्वित हो जाता है। व्यंजन का जब द्वित हो जाता है
दो बार एक ही व्यंजन लिख दिए जाते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, युग्मक कहते हैं। जैसे मैंने लिख दिया पक्का, पक्का। आप लोगों को पक्का संयुक्त और संपृक्त ध्वनियां समझ में आ गई होंगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। मैंने लिखा पक्का, मैंने लिखा चक्का, मैंने लिखा प्रसन्नता, प्रसन्नता। क्या पा रहे हैं आप लोग? यहाँ पे जो ये क्या है, हलंत वाला क्या है, आधा क्या है, और ये क्या है, दोनों एक ही है। एक ही ध्वनि की दो बार पुनरावृत्ति हुई है। यहाँ पे भी एक ही ध्वनि की दो बार पुनरावृत्ति हुई है, यहाँ पे भी एक ही ध्वनि की दो बार पुनरावृत्ति हुई है। तो जहां पर एक ही ध्वनि की दो बार पुनरावृत्ति होगी, ऐसी जो ध्वनियां होंगी उसको हम क्या कहेंगे, युग्मक ध्वनि कहेंगे। तो ये समझना बहुत ही आसान है, इसमें कोई समस्या नहीं है। संबल, पहला जो विकल्प है संबल, दूसरा जो विकल्प है व्रण, तीसरा जो विकल्प है वो है स्नान, चौथा जो विकल्प है वो है घ्राण। चार मैंने विकल्प दिए हैं, संबल, व्रण, स्नान, घ्राण। बस इसमें आप लोगों को बताना है कि इसमें कौन सी ऐसी ध्वनि है जिसमें संपृक्त ध्वनि का प्रयोग किया गया है, किस विकल्प में संपृक्त ध्वनि का प्रयोग किया गया है। अगर समझ में आ गया होगा तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे और किसमें संपृक्त ध्वनि है ये अवश्य बताएंगे और बता पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। यह यात्रा, यह सीरीज जारी रहेगी, आप लोग जुड़े रहिए। बहुत कुछ नई चीज़ें हम लोग चर्चा करेंगे, बहुत कुछ नई चीज़ें सीखेंगे, आपस में विचारों का आदान प्रदान करेंगे। तो पढ़ते रहिए, हमेशा मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि आजकल सारे बच्चे बहुत सारे तनाव से गुजर रहे हैं। जो बहुत छोटे छोटे जो बच्चे हैं उन्हें भी बहुत सारे तनाव हो रहे हैं। छोटी छोटी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से वो इतने आहत हो जा रहे हैं, उन्हें लगता है कि अब जीवन ही समाप्त होने जा रहा है, कुछ बचा ही नहीं है। उन्हें ये नहीं पता ये छोटी छोटी समस्याएं हैं, यही जो छोटी छोटी समस्याएं हैं इसी का नाम तो जिंदगी है। यही तो हमें मजबूत करती है, यही छोटी छोटी समस्याएं हमें जो बड़ी चुनौतियां आएंगी जीवन में आगे, उन चुनौतियों से लड़ने के लिए हमें तैयार करती हैं, मजबूत करती हैं। तो इन छोटी छोटी समस्याओं से हताश और निराश होने की जरूरत ही नहीं है। इन छोटी छोटी समस्याएं, जो चुनौतियां आती हैं, जो समस्याएं आती हैं, उनसे बिना हताश हुए, बिना निराश हुए लड़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जीवन है, जीवन में संघर्ष जरूरी है। अगर संघर्ष ही नहीं है तो फिर मनुष्य ही नहीं है, वो मृत समान है। तो संघर्ष करते रहिए, समस्याओं से परेशान मत होइए, आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न होते रहिए, लोगों में खुशियां बांटते रहिए। बस आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत आभार आप सभी का।